ओके क्लास, लेट्स बिगिन। कल एक क्लास हुई थी हमारी हमारी नहीं, आई मीन दूसरे सेक्शन की ऊप की क्लास हमारी हुई थी। तो जो आपकी असाइनमेंट 2 है उसका सोल्यूशन हमने डिस्कस किया था। सो एक चीज़ थोड़ी सी मिसमैनेज तो नहीं कहना चाहिए, हो गई थी कि आई थॉट कि वो जो असाइनमेंट होगी उसका सोल्यूशन होगा वो मैं समझाऊंगा। आई थिंक आधा घंटा लगेगा और हम वो समझ के क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। बट व्हेन आई स्टार्टेड टेलिंग के असाइनमेंट क्या है और उसका सोल्यूशन किस तरह से बनेगा या किस तरह से बनाया गया है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करना भी रह गई। क्यूए सेशन तो दूर की बात है। तो आज हमारे पास 1 घंटा है। हम स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट 2 के सोल्यूशंस को देखना और उससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। और फिर उसके क्यूए सेशंस शायद हमें भी फ्राइडे वाली यानी कल वाली क्लास में ही रखने पड़े। आज हम सिर्फ असाइनमेंट को समझेंगे। क्वेश्चन आंसर्स आपके जो भी होंगे, क्वेश्चंस जो भी होंगे, वो क्वेश्चंस आप नोट करते जाइएगा। और उसके बाद भी आपके पास टाइम होगा, कल तक आपके पास टाइम होगा, आप सोल्यूशन जाकर चलाकर देखेंगे। आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है गूगल ड्राइव पे, कुछ स्टूडेंट्स ने शायद देखा भी हो। तो वो सोल्यूशन आप जाकर चलाकर देखिएगा। और भी शायद आपको उसमें क्वेश्चंस नज़र आएँ, कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आएँ जो आप पूछना चाहें, तो वो भी आप पूछ सकते हैं क्यूए सेशन जब भी हमारा होगा नेक्स्ट क्लास में, इंशाल्लाह जुम्मे वाली क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक हम असाइनमेंट के सोल्यूशन को देखना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं असाइनमेंट का प्रॉब्लम सेट खोल लूँ आई थिंक। एंड द प्रॉब्लम सेट वाज दिस वन। और इसका सोल्यूशन जो मैंने बनाया है वो भी मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। तो हम वन बाय वन अपने प्रॉब्लम सेट को भी देखते जाएंगे और ये भी देखेंगे कि सोल्यूशन में क्या होना चाहिए था। ओके, सो सो शुड वी बिगिन? स्टार्ट करें असाइनमेंट का सोल्यूशन समझाना और उसको डिस्कस करना। ओके मैम, मेहर खान न्याजी, नोटेड। ओके, आई थिंक आपकी जो अटेंडेंस है वो एलएमएस पर ओपन होगी, तो सेल्फ अटेंडेंस जाकर आप सब लगा दें वहाँ पर। सो स्टार्ट करना चाहिए आई थिंक असाइनमेंट का सोल्यूशन, असाइनमेंट 2 का सोल्यूशन। और इज़ देयर एनी थिंग जो कि आप कहना चाह रहे हैं अभी? नहीं, ग्रेड अभी तक नहीं हुआ है अब्दुल करीम, ग्रेड अभी तक असाइनमेंट नहीं हुई है। ग्रेड करेंगे अब। आई डाउनलोडेड दी असाइनमेंट्स बट ग्रेड अभी तक नहीं हो पाई हैं वो। चलें जी, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली बात जो कि असाइनमेंट के सोल्यूशन में हमेशा मैं कहता हूँ, शायद लास्ट सोल्यूशन जब मैंने दिया था तब भी मैंने आपको यही कहा था, और जब भी मैं सोल्यूशन देता हूँ मैं यही कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि वो सोल्यूशन जो कि अभी हम डिस्कस करने लगे हैं या जो सोल्यूशन आपके साथ शेयर किया है मैंने, वो सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं है। वो सोल्यूशन मेरा सोल्यूशन है कि मुझे जो चीज़ें समझ में आई असाइनमेंट के सोल्यूशन क्वेश्चंस को देख के क्या क्या करना चाहिए, मैंने वो सोल्यूशन बना दिया। इट्स नॉट लाइक कि उसमें कोई गलतियाँ नहीं होंगी। इट्स नॉट लाइक कि उसमें मैंने सारी चीज़ें अचीव कर ली होंगी। इट्स नॉट लाइक कि मैंने उसमें जो कहा था एग्जैक्टली वही किया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे भी थोड़ी सी मिस हो जाती हैं कोडिंग करते हुए, सोल्यूशन बनाते हुए। तो इसको ये ना समझें कि ये एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, इस वजह से ना समझें। और क्योंकि स्टूडेंट सोल्यूशन अगर आप इसको समझ कर पढ़ेंगे और तो आपके जहन में सिर्फ यही बात चलती रहेगी कि ये सोल्यूशन अगर ऐसे करना था तो मेरा गलत हो गया, अगर ऐसे करना है सर ने कहा है तो फिर मेरा गलत हो गया। ऐसा नहीं है, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं है जिसकी बेस के ऊपर मैं आपकी मार्किंग करूँगा कि भाई जिसने ऐसा किया है उसको मार्क्स मिलेंगे, जिसने नहीं किया उसको ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये नहीं होगा। इट इज़ जस्ट अ सोल्यूशन कि इस चीज़ को अचीव किस तरह से किया जा सकता था। एक तरीके से मैंने किया है, 1000 और तरीके हो सकते हैं जिनमें से आपने किया होगा, हो सकता है किसी तरीके से किया हो सकता है मैंने डेट ऑफ बर्थ के लिए स्ट्रिंग ले लिया है, आपने डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग क्लास बना ली हो। बहुत से इस तरह के सोल्यूशन में ट्वीक्स हो सकती हैं, जिसको देखते हुए ये बिल्कुल जहन में ना रखें कि आपका मेरा जो सोल्यूशन है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। इट इज़ ओनली माई सोल्यूशन। और ऐसे ही समझें कि जैसे आप स्टूडेंट्स हैं उसी तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैंने जो कोड किया है, जिस तरह से एक स्टूडेंट की नज़र से मैंने जो कोड किया है वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। दूसरी बात इसमें यह है कि
अब मेरे सामने ये प्रॉब्लम सेट थी और मैंने इसका सॉल्व करने की कोशिश की। तो रिमेंबर कि मैं अगर इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो मुझे थोड़ी सी एडवांस चीज़ें भी अगर थोड़ी सी पता हैं तो मैं चाहूँगा कि मैं उसको यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँ। लेकिन फिर भी मैंने ये कोशिश की है, क्योंकि आप लोगों के साथ सोल्यूशन शेयर करना था, तो मैंने यही कोशिश की है कि मैं सिर्फ वही चीज़ें इसमें यूज़ करूँ जो कि आपको पढ़ाई गई हैं। जो आपको नहीं पढ़ाई गई, जो कि थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, वो मैं इसमें यूज़ ना करूँ, क्योंकि उससे प्रॉब्लम तो सेल्फ सॉल्व हो जाएगी लेकिन असाइनमेंट के सोल्यूशन का मकसद ही फोत हो जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगी वो चीज़ की करनी कैसे थी। तो मैंने वही चीज़ें अप्लाई की हैं जो कि आप लोगों को ऑलरेडी मैंने सिखाई हुई हैं, सिवाय एक दो चीज़ों के। जस्ट एक या दो चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लिसिटली नहीं पढ़ाई थी, लेकिन आपके सामने वो प्रॉब्लम आती तो आप वो सॉल्व कर लेते। अब वो चीज़ क्या है, वो हम अगर आज टाइम मिलता है तो आज डिस्कस कर लेंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको कोड में नज़र आ जाएगी वो चीज़ क्या है। और अक्सर स्टूडेंट्स, मुझे यही नज़र आ रहा था, अक्सर स्टूडेंट्स जो कि मुझसे ईमेल के ऊपर राब्ते में थे असाइनमेंट बनाते हुए, वो अक्सर स्टूडेंट्स उसी जगह फंस रहे थे, जिसका सोल्यूशन मैं कह रहा हूँ ना, कि वो चीज़ जो कि हमने थोड़ी सी एक्सप्लिसिटली डिस्कस नहीं की, वो उसका सोल्यूशन थी। तो इस बात में भी मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, लास्ट असाइनमेंट में भी मैंने आपको यही कहा था, अब भी मैं दोबारा आपको यही कह रहा हूँ कि असाइनमेंट का मकसद लर्निंग होता है। असाइनमेंट का मकसद ये नहीं होता है कि आपको जो चीज़ पढ़ाई गई है एग्जैक्टली वैसी की वैसी कोड करके आप दे दें। ठीक है, अगर ऐसी ही चीज़ होती, अगर ऐसा ही होता कि आपको जो चीज़ आती है आप उसी को यूज़ करते हुए कोड कर लें, तो फिर तो असाइनमेंट 3 से 4 घंटे की कहानी होती सिर्फ। आपको जब 3 4 दिन दिए जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है, या हफ्ता दिया जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि आपको असाइनमेंट दी गई, आपके सामने एक प्रॉब्लम है, आपको इसको सॉल्व करना है यूजिंग आवर कोड। आपको उसको सॉल्व करना है। हो सकता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि आपको अभी तक एक्सप्लिसिटली ना पढ़ाई गई हों, लेकिन आप उसको सॉल्व करें। रिमेंबर कि सी प्लस प्लस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बहुत बड़ा समंदर है, हम उस सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो आप लोगों को मैं असाइनमेंट देकर या कुछ क्वेश्चंस ऐसे देकर जो कि थोड़े ट्रिकी हैं, उससे आपको खुद सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप ये समझेंगे कि यार ये चीज़ मैं कैसे यूज़ करूँ, ये तो सर ने पढ़ाई ही नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर भी नहीं आ सकते, और फिर सिर्फ आप इसी तरह के जवाब दे सकते हैं कि भाई डिस्क्राइब दिस, डिफाइन दिस, और व्हाट डज इट मीन बाय दिस। डेफिनेशंस आपको याद करनी होगी सिर्फ। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का या कोडिंग का कोर्स जो है उसमें यही होता है कि आपको जो कोड असाइनमेंट की प्रॉब्लम दे दी गई है या कोई भी प्रॉब्लम सेट दे दिया गया है, तो अपने जो होराइजन्स हैं उनको थोड़ा सा बढ़ाएं, अपने माइंड के जो होराइजन्स हैं उनको बढ़ाएं थोड़ा, कि जो हमने पढ़ाया है सिर्फ वही बॉक्स में रह के नहीं सोचना है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना है। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो कि सर ने एक्सप्लिसिटली ना पढ़ाई हो, छोटी सी चीज़ हो, और वो हम यहाँ पर अप्लाई करें तो असाइनमेंट हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। इन सारे कमेंट्स को कहने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग। सॉरी, इसको भी मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम, आप लोगों के सबके पास आई थिंक यही स्ट्रक्चर बना होगा आपके कोड का, कि आपने पर्सन की एक क्लास बनाई होगी, पर्सन डॉट एच और पर्सन डॉट सी पी पी। आपने स्टूडेंट की एक क्लास बनाई होगी, स्टूडेंट डॉट एच और स्टूडेंट डॉट सी पी पी। टीचर की होगी, इसी तरह कोर्स की होगी, और फिर मेन होगा। मैंने आपको ये कहा था कि आपके लिए लाजमी नहीं है कि जो मैंने कहा है सिर्फ आप वही क्लासेस बनाएं, लेकिन यहाँ पर मैंने अपने सोल्यूशन में जो मैंने कहा था वही क्लासेस बना के सोल्यूशन अचीव कर लिया है। हो सकता है किसी ने कोई और काम किया हो, किसी ने हो सकता है कि स्टूडेंट को टीचर से इनहेरिट करवाया हो, किसी ने हो सकता है दोनों को पर्सन से इनहेरिट करवाया हो, किसी ने हो सकता है कोर्स को किसी से इनहेरिट करवाया हो। एज लॉन्ग एज द थिंग्स आर रनिंग एंड देयर इज़ नो डिस्क्रिपेंसी इन योर कोड, तो उस सिचुएशन में आपका कोड सही है। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट क्विकली। हम जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको हम क्विकली ओवरव्यू करेंगे, बाकी चीज़ें जो मैंने आपको समझानी है उसको देखेंगे हम। 1 मिनट के लिए इसको देख लें इसमें क्या क्या है, फिर मैं एक एक करके बता देता हूँ। 1 मिनट की बात है सिर्फ, आप देख लें एक दफ़ा। राइट, सो दिस इज़ अ पर्सन क्लास। इसके अंदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस की 3 चीज़ें हैं। रिमेंबर कि मैं यहाँ पे कोड भी जो खोल, सॉरी, असाइनमेंट की प्रॉब्लम सेट है, इसमें भी ये लिखा हुआ है नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। स्पेसिफाई नहीं किया मैंने कि क्या स्ट्रिंग होगी क्या नंबर होगा, आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें कर लें। ओके, मैंने तीनों स्ट्रिंग कर ली। इन तीनों को मैंने प्रोटेक्टेड रखा है। जिन्होंने असाइनमेंट खुद की है और उन लोगों ने अपना दिमाग लगा के असाइनमेंट किया रादर देन कि सिर्फ कॉपी पेस्ट किया हो कहीं से, उन लोगों को ये बात समझ में आएगी कि जब भी आप कोड कर रहे थे ना इस असाइनमेंट में, तब बहुत सी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ने पर बनानी पड़ रही थी। विच मीन्स मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर तो प्राइवेट होना चाहिए था, प्रोटेक्टेड क्यों किया मैंने। तो ये जो क्यों का जवाब है ना, इस हर क्यों का जवाब जो कि आपके जहन में आएगा पूरे कोड समझते हुए, हर क्यों का जवाब यही है क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ रही थी, मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने ऐसा कर लिया।
अगर मैं इसको प्राइवेट रखता तो फिर मुझे इसकी सेटर गेटर बनाने पड़ते अगर मैं कहीं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इनको प्रोटेक्टेड कर दिया क्योंकि मैं इसको चाइल्ड क्लास में भी यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्यों ना डायरेक्टली यूज़ कर लूँ रादर देन कि मैं इसके सेटर गेटर्स बनाऊँ। तो इस तरह की बहुत सारी नीड्स मुझे पेश आई। इसी वजह से आपको काफ़ी तौर पर नज़र आएगा कि कुछ चीज़ों के गेटर्स बनाए मैंने, कुछ चीज़ों के सिर्फ सेटर्स बनाए मैंने, कुछ चीज़ों का कुछ भी नहीं बनाया। तो दोज आर ऑल बिकॉज ऑफ नीड। जिस तरह मुझे नेसेसिटी हुई थी उसी तरह मैं कोड करता गया। तो भाई 3 चीज़ें ये मेरे प्रोटेक्टेड बना दी। इस चीज़ को 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दें। इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि एडिशनल में करना चाह रहा था, ये आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड नहीं है, कि एडिशनल करना चाह रहा था तो इसी कोड में वो लगी रह गई है, रिमूव नहीं किया है मैंने। तो स्टैटिक वाली चीज़ को छोड़ दें, समझें ये है ही नहीं। आगे भी जाकर जहाँ पर ये पर्सनस एस के साथ जो पर्सनस का इंटीजर है अगर ये आएगा तो हम उस लाइन को इग्नोर कर देंगे कि इसको छोड़ें, ये कुछ काम नहीं कर रही। तो इसको छोड़ दें। पर्सन का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पर्सन का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इसमें पैरामीटराइज में तीनों चीज़ें जो हैं वो सेट करवा दी हैं मैंने। अलग से इनके सेटर्स नहीं बनाए कि भाई ऑब्जेक्ट बनेगा तो फिर मैं बाद में सेट करूँगा। मैंने तीनों की वैल्यूज़ इसी में सेट करवा दी, नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस की। सेटर नेम का मैंने और गेटर नेम का मैंने अलग बनाया है, ज़रूरत पड़ी इसकी, इस वजह से बनाया। अपडेट एड्रेस का मैंने कहा था आपको फंक्शन बनाना है, एज यू कैन सी हेयर गेटर सेटर्स की ज़रूरत के मुताबिक कंस्ट्रक्टर्स बन गए। और प्रिंट डेटा का भी एक एक्सक्यूज़ मी, प्रिंट डेटा का भी एक फंक्शन बनाया है मैंने, क्योंकि एंड ऑफ द असाइनमेंट में एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि भाई सब कुछ बनाने के बाद एवरी क्लास शुड हैव अ फंक्शन नेम्ड प्रिंट डेटा दैट शुड बी ओवर रिडन इन ड्राइव्ड क्लासेस। तो हर क्लास में एक प्रिंट डेटा का फंक्शन होना चाहिए। अगर कोई चाइल्ड क्लास है तो उसके अंदर पेरेंट का ही ओवरराइड होना चाहिए फंक्शन, रादर देन कि उसमें अलग फंक्शन बनाया जाए। तो प्रिंट डेटा के नाम से ही फंक्शन होगा, तो वो मैंने प्रिंट डेटा का फंक्शन भी यहाँ बना दिया। यहाँ तक हो गई सिर्फ पर्सन डॉट एच की बात। अब आते हैं पर्सन डॉट सी पी पी के ऊपर। तो पर्सन डॉट सी पी पी में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक्सप्लिसिटली बतानी पड़े, इसको इग्नोर कर दें, ये वही चीज़ है स्टैटिक वाली, इग्नोर दैट। पर्सन का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर मैंने वही स्टैटिक वाले एक काम करवाने की कोशिश की, इग्नोर दिस, जस्ट अज्यूम के पर्सन का जो ये है ये खाली है बिल्कुल भी। और इसी तरह पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में ये वैल्यूज़ पास करवा दी मैंने और ये इक्वल करवा दी, इसको भी इग्नोर कर देंगे हम बिकॉज दैट इज़ रिलेटेड टू दैट स्टैटिक वेरिएबल। ये सेटर है पर्सन का नेम का, ये गेटर है नेम का। इसी तरह अपडेट एड्रेस का जो फंक्शन है वो ये काम कर रहा है। प्रिंट डेटा के फंक्शन को अगर आप देखो तो ये तीनों चीज़ें प्रिंट कर रहा है कि भाई नेम ये है, एड्रेस ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है। दिस इज़ ऑल जस्ट ऑफ फॉर्मेटिंग कि भाई पर्सनस डेटा है और उसके बाद एंडल एंडल लगा के मैंने ये सारी चीज़ें की हैं। आगे बढ़ने से पहले अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगेंगी, तो आगे बढ़ने से पहले मुझे बताएं अभी तक आपको सब समझ में आ रहा है? पर्सन डॉट एच, पर्सन डॉट सी पी पी क्लास आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। कोई इशू है यहाँ तक तो मुझे बताएं। इसको इग्नोर कर दें मोहम्मद कुमैल, पर्सन प्लस प्लस को इग्नोर कर दें फिलहाल। इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि मैं अपनी तरफ से करने एडिशनल करने की कोशिश कर रहा था, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। ये क्या है, पर्सनस जहाँ पे भी आ रहा है ना उस स्टेटमेंट को छोड़ दें, इसका कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है हमारी उस असाइनमेंट के ऊपर। कंफ्यूज ना हो ना, अब क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, कितनी दफ़ा कहूँ मैं? चले मैं मिटा देता हूँ यार। इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस, आप इग्नोर ही नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, मैं इसको भी मिटा देता हूँ। अब आगे जाकर अगर मैंने इसको कहीं लिखा हुआ होगा तो फिर एरर आएगा, तो हम उसको भी मिटा देंगे। अभी जहाँ पे मुझे नज़र आया मैंने वो सारे मिटा दिए हैं। ठीक है भाई, अब सही है, अब क्लियर है? ओके सो अब आगे चलते हैं स्टूडेंट की क्लास में। मैंने अपनी असाइनमेंट का, अपने सोल्यूशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रखा है कि मैंने स्टूडेंट और टीचर की क्लास को पर्सन से इनहेरिट किया है। वाई? बिकॉज आई सॉ कि स्टूडेंट की क्लास में नेम भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है और एड्रेस भी है। ठीक है, इसी तरह टीचर की क्लास में नेम भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है और एड्रेस भी है। तो अगर ये कॉमन चीज़ें टीचर और स्टूडेंट के अंदर हैं तो क्यों ना हम इन दोनों को, बजाय इसके कि इसके अंदर नेम आईडी वगैरह अलग बनाऊं और टीचर के अंदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह अलग बनाऊं, क्यों ना मैं स्टूडेंट और टीचर को इनहेरिट कर लूं पर्सन से। बिकॉज वी ऑल नो कि स्टूडेंट एंड टीचर आर पर्सनस, या स्टूडेंट इज़ अ पर्सन एंड टीचर इज़ अ पर्सन। तो मैंने इनको इससे इनहेरिट कर लिया। ओके अब ज़रा आते हैं स्टूडेंट की क्लास में। स्टूडेंट डॉट एच, आई एम क्लोजिंग दीज, स्टूडेंट डॉट एच। सो स्टूडेंट डॉट एच में प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं, वो डाटा मेंबर्स हैं प्राइवेट जो कि इन तीनों के अलावा हैं, यानी कि ये चीज़ तो वहाँ से आ रही है क्योंकि आपने इनहेरिट कर लिया इसको।
पर्सन से जब आपने इसको इनहेरिट किया है तो इसका मतलब है कि वो 3 चीज़ें तो आ गई। कौन सी? कि स्टूडेंट नेम आप सेव कर सकेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेव कर सकेंगे और मेलिंग एड्रेस सेव कर सकेंगे, क्योंकि वो पेरेंट क्लास में ऑलरेडी है। तो मुझे क्या क्या बनाना पड़ेगा? मुझे स्टूडेंट आईडी, कोर्सेज, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। तो मैंने ये सारी चीज़ें बना दी कि भाई स्टूडेंट आईडी, कोर्सेज, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। ये जो नंबर ऑफ़ कोर्सेज है ना, ये एक एडिशनल मैंने बना दिया है। इसकी ज़रूरत मुझे पेश आई इसलिए मैंने बनाया है, वरना असाइनमेंट में ये नहीं कहा था कि आपको नंबर ऑफ़ कोर्सेज भी यहाँ पे लिखना है। लेकिन एंड में जब हमने कुछ कंडीशंस लगाई थी तो हमने ये कंडीशन लगाई थी कि भाई कोई स्टूडेंट 3 से ज़्यादा कोर्सेज में एनरोल नहीं हो सकता। तो वो उसका काउंट करने के लिए ना मैंने यहाँ पर एक नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ का भी एक डाटा मेंबर बना लिया, ताकि जो भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हो उसके साथ नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ भी आ जाएं कि कितने नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ में वो रजिस्टर्ड है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ नेसेसिटी, इट्स नॉट रिटन इन दी असाइनमेंट कि आपने वो ये चीज़ लाजमी करनी है। स्टूडेंट का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट मैंने बनाया ही नहीं है, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये जो स्टार्ट में 3 स्ट्रिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, ये 3 स्ट्रिंग्स क्या करेंगी? ये 3 स्ट्रिंग्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस को सेट करेंगी, जो कि पर्सन की क्लास में है। तो ये उनको सेट करेंगी। इंटीजर में आईडी आ जाएगी स्टूडेंट की, स्ट्रिंग में फ़ोन नंबर आ जाएगा, स्ट्रिंग में ईमेल एड्रेस आ जाएगा। कोर्सेज मैंने इसमें जो है कंस्ट्रक्टर में सेट नहीं करवाया। तो अब 1 मिनट के लिए आते हैं कोर्सेज वाली कहानी पे, कि ये जो कोर्स है मैंने लिखा है असाइनमेंट के ऊपर कि स्टूडेंट के पास क्या डेटा होना चाहिए कि वो कौन से कोर्सेज में एनरोल्ड है, राइट। अब होगा ये, अब ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा कि मैंने ये लिखा कोर्सेज जिसमें वो एनरोल है वो मुझे चाहिए स्टूडेंट के साथ। मैंने ये नहीं कहा कि उसका मुझे नाम चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि उसका मुझे आईडी चाहिए। सिर्फ कोर्स की सिर्फ एक चीज़ नहीं चाहिए, मुझे कोर्सेज चाहिए, किस कोर्सेज में वो रजिस्टर्ड है। कुछ ने ऐसा किया होगा कि उन्होंने इसमें सिर्फ कोर्स का नाम सेट कर दिया होगा, स्ट्रिंग कोर्स नेम, दैट्स इट। कुछ ने ऐसा किया होगा कि उन्होंने सिर्फ स्ट्रिंग कोर्स आईडी, इंटीजर कोर्स आईडी आपने सेव करवा दी होगी, इस तरह आपने कुछ किया होगा। बट जिन लोगों ने ऐसा किया होगा उन लोगों को मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया है, उन्होंने बिल्कुल सही किया है कि कोर्सेज आ गए। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया है कि कोर्स का नाम या कोर्स का आईडी सिर्फ सेव करवा दी, वो लोग आगे जाकर फंस गए होंगे जब उन्होंने कोर्स की फ़ाइल बनाई होगी या टीचर की फ़ाइल बनाई होगी। तो देखने में आसान है कि भाई कोर्स का नाम क्यों ना रख दें हम यहाँ पे, या कोर्स की आईडी क्यों ना रख दें हम यहाँ पे, दैट इज़ ओके। आपने अगर इस तरह कर लिया है तो यू आर राइट, आपने कोई गलती नहीं की है। लेकिन आपकी गलती ये होगी कि फिर आप इस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। जिस तरह हमने नीचे जाकर काफ़ी कंडीशंस बताई ना, उनमें एक कंडीशन ये भी थी कि अगर एक स्टूडेंट एक कोर्स में एनरोल हो जाता है तो उस कोर्स के अंदर जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी। यही हमने कहा था ना कि भाई अगर कोर्स में 4 स्टूडेंट इनरोल्ड हैं और अगर एक नया स्टूडेंट इनरोल्ड होता है तो फिर ऑब्वियसली कोर्स में 4 तो नहीं इनरोल रहे, वो तो 5 हो गए अब इनरोल्ड, यानी कि प्लस प्लस होना है। लेकिन वो चीज़ कहाँ प्लस प्लस होगी? वो कोर्स की क्लास में होगी। तो इस वजह से यहाँ पर आपको कोर्स का पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, रादर देन कि आप जस्ट वो कर दें, क्या कहते हैं, कोर्स का नाम ले लें या कोर्स की आईडी ले लें प्रिंट करवाने के लिए। दैट्स नॉट ओके, दैट्स नॉट इनफ। दैट्स ओके इफ़ दैट इज़ प्रिंटिंग, बट उसमें आपका डाटा मैनेज नहीं हो पाएगा, फिर रिडंडेंसीज आएंगी। एक्चुअली स्टूडेंट इनरोल हुआ होगा उस कोर्स में, लेकिन स्टूडेंट कोर्स के अंदर वो बता रहा होगा कि कोई स्टूडेंट इनरोल नहीं है। तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मुझे एक काम अप्लाई करना पड़ा, एक चीज़ अप्लाई करनी पड़ी जिसको कहा जाता है कॉम्पोजिशन। यानी कि मैंने कोर्स का एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट की क्लास में, कि भाई स्टूडेंट इस कोर्स में एनरोल होगा। बट वी ऑल नो कि एक स्टूडेंट सिर्फ एक कोर्स में एनरोल नहीं होगा, एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्स में एनरोल होगा। कितने कोर्स में एनरोल होगा? इंटरेक्टिव रहें ज़रा, पूछता जा रहा हूँ मैं साथ साथ, आपको पता होगा कितने कोर्सेज में एनरोल हो सकता है एक स्टूडेंट? ज़्यादा से ज़्यादा 3 कोर्सेज में एनरोल हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 3 से ज़्यादा नहीं। इसी वजह से मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, बल्कि कितने बना दिए? 3 ऑब्जेक्ट बना दिए। तो मैंने कोर्सेज के 3 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बना दिए। अब आते हैं इसके क्या कहते हैं, फंक्शंस के ऊपर, मेंबर फंक्शंस। तो उसमें पहला तो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि ये चीज़ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, हम ये सारी चीज़ें उसी वक्त सेट करवा देंगे, अलग से सेटर्स नहीं बना रहे। अब आते हैं दूसरे पे, अपडेट ईमेल। इट इज़ जस्ट लाइक अ सेटर। अपडेट ईमेल का मैंने कहा था फंक्शन आपने बनाना है, तो आपने अपडेट ईमेल का फंक्शन भी बना दिया। यानी चेंज ऑफ ईमेल एड्रेस, चेंज ऑफ मेलिंग एड्रेस, चेंज ऑफ फ़ोन नंबर, ये तीनों आपके पास यहाँ पर आ गए। चेंज ऑफ ईमेल एड्रेस, चेंज ऑफ फ़ोन नंबर और चेंज ऑफ
ईमेल, फ़ोन नंबर, और क्या थी तीसरी चीज़? मेलिंग एड्रेस को भी मुझे चेंज करना था, वो मैं यहाँ पर मिस कर गया हूँ आई थिंक। ऐसा ही है। हाँ, मेलिंग एड्रेस भी आपको अपडेट करना था, उसका भी एक फंक्शन बनाना था, तो वो मुझसे यहाँ से मिस हो गया। ठीक है, तो वो भी बिल्कुल इसी तरह बनेगा जिस तरह इसके सेटर्स बने हुए हैं ना, अपडेट ईमेल, अपडेट फ़ोन नंबर, इसी तरह अपडेट मेलिंग एड्रेस भी बन जाएगा। आगे चलते हैं। अगला हमें एक कोर्स जो है फंक्शन बनाना है, इनरोल इन अ कोर्स। स्टूडेंट की क्लास में हमें क्या बनाना है? इनरोल का। अब रिमेंबर के क्या बनाना है हमने? फंक्शन इनरोल इन अ कोर्स, यानी कि एक कोर्स बना हुआ होगा, कोर्स का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा, उस कोर्स के ऑब्जेक्ट के अंदर इनरोल करना है इस स्टूडेंट को जिसकी क्लास में आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, फंक्शन बनाया है। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ स्टूडेंट, तो मैं उस स्टूडेंट जो भी उसका ऑब्जेक्ट है ओबीजे, स्टूडेंट ओबीजे जो है, ओबीजे के डॉट करके जब मैं इनरोल करूंगा तो फिर मुझे आर्ग्यूमेंट में वो कोर्स भी देना है जिस कोर्स के अंदर वो ओबीजे इनरोल होना चाह रहा है। अब वहाँ पर यहाँ पर मैं कोर्स का जो है पॉइंटर क्यों लिया है मैंने? राइट, सवाल ये आ सकता है आपके जहन में। तो कोर्स का पॉइंटर इस वजह से लिया है मैंने क्योंकि आई वांट टू कनेक्ट बोथ ऑफ द थिंग्स। ये वही ज़रूरत है जो कि मैंने अभी आपको कही, कि थोड़ी देर पहले आपको बताई कि जब मैंने स्टूडेंट इनरोल होगा तो कोर्स के अंदर भी उस स्टूडेंट का डाटा आ जाएगा, कोर्स के अंदर भी स्टूडेंट के नंबर ऑफ इनरोल्ड स्टूडेंट बढ़ जाएंगे। तो मुझे उस कोर्स के ऑब्जेक्ट का डाटा को भी चेंज करना है जैसे ही एक स्टूडेंट इनरोल होता है। सिर्फ स्टूडेंट इनरोल हो जाने से ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि स्टूडेंट कोर्स में इनरोल हो जाएगा, बट उस कोर्स के अंदर भी कुछ डेटा को मुझे अपडेट करना पड़ेगा जैसे ही स्टूडेंट इनरोल होता है। तो इस वजह से मैंने उसका पॉइंटर ले लिया क्योंकि मैं उस एक्चुअल ऑब्जेक्ट में चेंजिंग करवाना चाह रहा हूँ, रादर देन कि उसकी एक कॉपी बनकर आए और उसको मैं यहाँ पर चेंज करवा दूँ लेकिन एक्चुअल कोर्स जो बना हुआ है उसमें कोई चेंजिंग ना हो। तो इट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि अगर आपने कोड किया है या करते रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने चूंकि कनेक्ट करना है इस वजह से एक्चुअल चीज़ को हमने चेंज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंटर लिखा है रादर देन कि जस्ट मैं एक कोर्स का ऑब्जेक्ट लगा दूँ। प्रिंट डेटा का फंक्शन वही होगा जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। गेटर और सेटर्स नंबर ऑफ कोर्सेज के मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे, जितने नंबर ऑफ कोर्सेज में एनरोल्ड है ना स्टूडेंट उसके गेटर सेटर बनाए हैं। अगेन इट्स बिकॉज ऑफ नेसेसिटी, आगे चलकर कहीं यूज़ किया होगा तो उस वजह से मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी। रादर देन कि मैं इसको पब्लिक करूँ, मैंने इसके गेटर सेटर्स बना लिया। और ये चीज़ क्या है बताएं ज़रा क्लास वाले जल्दी से। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ मेंबर फंक्शन, ओके, एंड come on, be vocal, be interactive. What is this called? Mohammad Hannan is saying calling through composition. Okay. Meher Khan Niazi is saying course के objects से enrolled courses get कर रहे हैं. Yes, you are right. So I think Mohammad Hannan is saying contained something. No. Any other answers? Any other answers? कोई और answers बताएं मुझे. Exact सही भी जवाब आ जाएगा अभी. I'm really sure about that. What is this? What is this member function called? Pointer to function? No. No, 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 no. It is not a pointer to function. ओके, लेट मी टेल यू कि ये चीज़ क्या है एक्चुअली, और मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद 1 मिनट का 15 सेकंड का वक्फा लेते हैं और फिर आप समझ जाइएगा कि एक्चुअली ये चीज़ मैंने क्यों कही है। सो दिस फंक्शन इज़ द सेम एज दिस फंक्शन। जो आखिरी फंक्शन है ना, ये और ये, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है इनकी प्रॉपर्टीज़ में। क्यों फ़र्क नहीं है? दिस इज़ अ गेटर, दिस इज़ ऑल्सो अ गेटर। So make up your mind कि why is this a getter and what is it getting? So I called this a getter. What would we use a getter for? To get or set, या अगर setter है तो to get the private data members value. सो लेट सपोज दैट दिस इज ए स्टूडेंट आईडी। मैं इसका जब गेटर बनाऊंगा तो मैं क्या कहूँगा, मैं उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर रखूंगा, लिखूंगा गेट स्टूडेंट आईडी और इस फंक्शन के अंदर करवा दूंगा रिटर्न स्टूडेंट आईडी। ये गेटर बन गया। जिस तरह यहाँ पर नंबर ऑफ कोर्सेज का गेटर बना हुआ है कि भाई रिटर्न टाइप वही होगी जो नंबर ऑफ कोर्सेज का रिटर्न टाइप है, गेट नंबर ऑफ कोर्सेज, और इसकी फंक्शन के अंदर मैं कर दूंगा रिटर्न नंबर ऑफ कोर्सेज, राइट। इसी तरह ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये फंक्शन इसका गेटर है।
इसका, तो ये क्या करेगा, गेट कोर्स करेगा। इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, जब मैं इसको रिटर्न करवा रहा हूँ तो फंक्शन गेटर की रिटर्न टाइप इंटीजर होगी। जब मैं इसको रिटर्न करवाना चाहूँगा तो गेटर की रिटर्न टाइप इंटीजर होगी। जब मैं इसको रिटर्न करवाना चाहूँगा तो गेटर की रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगी। जब मैं इसको रिटर्न करवाना चाहूँगा तो गेटर की रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए। नाउ गिव मी द आंसर करेक्टली। यू आर राइट, कोर्स होनी चाहिए, बट आई एम थिंकिंग कि कोर्स नहीं होनी चाहिए। देयर इज अ लिटिल मोर डिटेल टू इट। व्हाट शुड बी द रिटर्न टाइप ऑफ दिस थिंग। रिटर्न कहीं भी हो सकती है। अब्दुल्ला पूछ रहे हैं कहाँ रिटर्न होगी, जहाँ मैं फंक्शन कॉल करूँगा वहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, चाहे वो इसी क्लास में करूँ चाहे वो मेन में करूँ। सो कम ऑन टेल मी, आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन। इसकी जो रिटर्न टाइप होगी, इसके गेटर की रिटर्न टाइप क्या होगी, जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की हुई है इसकी गेटर की रिटर्न टाइप क्या होगी। क्लास कोर्स, बट आई एम सेइंग कि दिस इज द गेटर। अगर ये गेटर है तो फिर इसकी रिटर्न टाइप ये होनी चाहिए ना। वाई इज देयर दिस थिंग, बिकॉज come on, I can't walk you through every step. Why is there a static रिटर्न टाइप, अगर आप कह रहे हैं कोर्स होनी चाहिए तो फिर ये होनी चाहिए ना रिटर्न टाइप। व्हाई इज दिस रिटन हियर, एनी गेसेस। कम ऑन, योर आंसर्स आर मेकिंग मी सीम लाइक यू डिडंट डू द असाइनमेंट्स योरसेल्फ। मोहम्मद हन्नान का आंसर करीब करीब है, यही आंसर मेरे पास आया है, सिर्फ इस वजह से इसी आंसर को मैं लेता हूँ सही, कि इन्होंने कहा है कि क्योंकि हम मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करवाना चाह रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ एक्चुअली, जो मैं आप लोगों से सुनना चाह रहा था, आई थिंक आपके जहन में वो होगी चीज़, बट यू आर नॉट ट्राइंग टू कम्युनिकेट दैट, कि व्हेन आई एम ट्राइंग टू रिटर्न दिस थिंग, इट इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, सो इसकी गेटर की इंटीजर टाइप हो जाएगी। व्हेन आई एम ट्राइंग टू रिटर्न दिस थिंग, सो इट इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, तो इस वजह से ये चीज़ इंटीजर का गेटर बनेगा। व्हेन आई एम ट्राइंग टू रिटर्न दिस थिंग, सो रिमेंबर दिस इज एन एरे, सो इफ दिस इज एन एरे, तो इसका मतलब है कि जो कोर्सेज, जो चीज़ मैंने सिर्फ सेलेक्ट की है, आगे अगर मैंने इसका इंडेक्स नंबर नहीं दिया है, जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की है, इट इज़ एक्चुअली अ पॉइंटर, एंड दिस गेटर इज नॉट गेटिंग यू, अब साथ रहिएगा समझने के लिए, दिस गेटर इज नॉट फॉर गेटिंग कोर्सेज 0, this course getter is not for getting courses 1, this getter is not for getting courses 2। किसी एक स्पेसिफिक उसके लिए तो नहीं बनाया आपने कि भाई गेट कोर्स 1, गेट कोर्स 0, गेट कोर्स 2, ऐसा तो गेटर नहीं बनाया आपने, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। अगर अगर आप ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करवा रहे हैं तो फिर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, और उन तीनों के लिए फिर गेटर अलग बनना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों के लिए अलग गेटर नहीं बनाया, मैंने ये कह दिया कि पूरा एरे ही गेट हो जाए। और जो एरे होता है वो एक्चुअली पॉइंटर होता है, एरे का जो नाम होता है वो एक्चुअली पॉइंटर होता है। ये हम स्टार्टिंग की क्लास से इसी के ऊपर डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं काफ़ी डिटेल में, कि जो एरे का नाम है वो एक्चुअली एक पॉइंटर होता है, पॉइंटर ऑफ टाइप, जिस टाइप का ये एरे है। तो अगर मुझे रिटर्न कोर्सेज करवाना है ना, सिर्फ नॉट कोर्सेज 0, नॉट कोर्सेज 1, नॉट कोर्सेज 2, अगर मुझे कोर्सेज रिटर्न करवाना है, यानी कि पूरा एरे रिटर्न करवाना है, तो फिर मैं उसकी रिटर्न टाइप कोर्स नहीं रखूंगा, मैं उसकी रिटर्न टाइप पॉइंटर टू कोर्स रखूंगा, बिकॉज एरे का जो नेम है दैट इज एक्चुअली अ पॉइंटर, it's not a what do you call it, an object। सो यहाँ तक बात हो गई कि भाई मैंने कोर्सेज का ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट्स बना दिए, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको रिटर्न करवाने के लिए, यानी मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवाने के लिए मैंने कोर्स का पॉइंटर रिटर्न करवाया, रादर देन कि मैं हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग गेटर बनाऊँ। सो अब आते हैं स्टूडेंट डॉट सी के ऊपर, और स्टूडेंट डॉट सी में बहुत सारे फंक्शंस हैं, एक एक करके सब फंक्शंस को देखेंगे हम। सबसे पहले आते हैं इसके कंस्ट्रक्टर के ऊपर। तो कंस्ट्रक्टर, यू ऑल नो व्हाट इज़ दिस डूइंग, ये 3 चीज़ें जो स्टार्टिंग की हैं ये पर्सन की क्लास में जाके सेट होंगी, यानी कि नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। नंबर ऑफ कोर्सेज मैंने इनिशियलाइज करवाया है 0 से, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो स्टार्टिंग में उस स्टूडेंट के नंबर ऑफ कोर्सेज ऑब्वियसली 0 होंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में मैं किसी स्टूडेंट को इनरोल नहीं कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में तो हर ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ कोर्सेज 0 होंगे।
स्टूडेंट आईडी सेट करवा दी मैंने, टीचर है, और ये पी और ई से इसका फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी सेट करवा दिया। अपडेट फ़ोन नंबर इज़ अ सेटर, ये चीज़ ऐसी ही काम करेगी। अपडेट ईमेल इज़ अ सेटर, एक हम फंक्शन जो मिस कर गए हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगा अपडेट मेलिंग एड्रेस का। ओके, नाउ नाउ आई जस्ट रिकॉल्ड एक्चुअली कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, राइट। सो द थिंग दैट आई सेड है कि मैंने यहाँ पर अपडेट ईमेल बना लिया, अपडेट फ़ोन नंबर बना लिया, लेकिन अपडेट मेलिंग एड्रेस नहीं बनाया। तो उसमें आपने मुझे करेक्ट करना था। मैंने ये कहा कि मेरी लैकिंग हो गई, मैं शायद मिस कर गया हूँ वो चीज़, बट एक्चुअली मैंने वो चीज़ मिस नहीं की है। जब मैं ये कोड कर रहा था मुझे ये बात याद आई है कि अपडेट ईमेल और अपडेट फ़ोन नंबर तो मुझे बनाना पड़ा, लेकिन पर्सन की क्लास के अंदर अपडेट मेलिंग एड्रेस ऑलरेडी बना हुआ है, तो आई डोंट हैव टू ओवर राइड इट एंड राइट द सेम थिंग। तो मैं क्यों उसको दोबारा लिखूँ, ओवर राइड करूँ, जबकि काम वही होना है, उसी पर्सन की क्लास में जाके एड्रेस सेव हो रहा है। तो वो पर्सन की क्लास में जो आपने अपडेट मेलिंग एड्रेस बनाया है ना, अपडेट एड्रेस, यही फंक्शन आप स्टूडेंट से भी कॉल कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है अलग से बनाने की, बेवकूफ़ी होगी अलग से बनाना। तो अपडेट फ़ोन नंबर भी हो गया, अपडेट ईमेल भी हो गई, और अपडेट मेलिंग एड्रेस भी, जिस तरह से मैंने कहा कि हो जाएगी। अच्छा, बैकअप के तौर पर पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं उनके स्क्रीनशॉट्स लेके ज़रा सी यार मुझे ईमेल कर दें, वरना अटेंडेंस आई थिंक शो हो रही होगी, सब लगा देंगे। सो मूविंग ऑन, अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, यानी कि अभी तक हमने ये काम कर लिया चेंज ऑफ मेलिंग एड्रेस। इनरोल इन अ कोर्स एक्चुअली करेगा क्या? इनरोल इन अ कोर्स, ये आ गया आपका इनरोल कोर्स का फंक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो एक मिनट के लिए इसको देखें आप, आपको बात समझ में आ जाएगी थोड़ी सी, फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने सी आउट ये करवाया है कि आई एम व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ये जो है ना, ये वाली लाइन, ये एक्चुअली ज़रूरत थी कि, क्योंकि आउटपुट में मुझे पता नहीं लग रहा था कि कौन से काम के बाद की ये प्रिंटिंग हो रही है, क्या ये इनरोल हो गया उसके बाद प्रिंट हो रहा है या उससे पहले प्रिंट हो रहा है, क्या हो रहा है एक्चुअली। तो इसलिए जब भी मैंने किसी को इनरोल, डी इनरोल, असाइन टीचर, इस तरह के सब फंक्शंस में स्टार्टिंग में मैंने यही लिखा है कि भाई जैसे ही फंक्शन कॉल हो तो अटेम्प्टिंग टू इनरोल दिस पर्सन, इसका जो भी नाम है स्टूडेंट का, इस कोर्स में। तो इस कोर्स का मैंने नाम प्रिंट करवा दिया है यहाँ पे कि भाई इस कोर्स के नाम का जो भी है, इस कोर्स में इसको मैं इनरोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर यहाँ से मैं एक्चुअली वो इस कोशिश का आगाज़ करता हूँ कि एक्चुअली वो इनरोल हो भी सकता है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, इफ़ नंबर ऑफ कोर्सेज इक्वल्स टू 3, अगर नंबर ऑफ कोर्सेज 3 हैं, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कोर्स में इनरोल होना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी 3 कोर्सेज में इनरोल्ड है, तो फिर आप ये प्रिंट करवा दें कि भाई कैन नॉट इनरोल इन मोर कोर्सेज, दैट्स इट, फंक्शन ख़त्म। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी कि उसके नंबर ऑफ कोर्सेज 2 हैं या 1 हैं, रिमेंबर कि मैंने यहाँ पर ये एल्स में ये नहीं लिखा कि एल्स सिर्फ अगर वो 3 से छोटे हैं तो फिर ये काम किया जाए। इस वजह से नहीं किया क्योंकि मैंने कोडिंग ऐसी की है कि नंबर ऑफ कोर्सेज का नंबर जो है वो 3 से कभी बढ़ ही नहीं रहा। तो मैंने सिर्फ ये चेक करना है कि 3 हो गया है या नहीं हो गया। तो कहीं पर भी 3 से बढ़ सकता ही नहीं है वो। तो 3 है तो वो कह दे कैन नॉट इनरोल इन मोर कोर्सेज। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि 3 से कम है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने इनिशियलाइज 0 से करवाया था, तो अगर 3 से कम है तो फिर ये काम किया जाए। ये इनरोलिंग है सिर्फ और सिर्फ, ये है इनरोलिंग। और इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहला काम ये होगा कि मैं कोर्स में, जिस कोर्स में आप इनरोल हो रहे हैं ना, रिमेंबर कि अब मैंने यहाँ पे पॉइंटर क्यों लिया है, उसका फ़ायदा ये है कि एक्चुअली जो कोर्स है जहाँ पर बना हुआ है उसकी कॉपी नहीं, एक्चुअली जो कोर्स बना हुआ है उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए। अगर उस कोर्स में 5 हैं इनरोल्ड थे, अब 6 हो जाए, 7 थे तो अब 8 हो जाए। इस फंक्शन के अंदर और कुछ भी नहीं है, हम कोर्स की क्लास देखेंगे तो इसमें अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड प्लस प्लस किया हुआ है, एक का इजाफा। यहाँ पर एक्चुअली स्टूडेंट इनरोल हो रहा है। और स्टूडेंट कैसे इनरोल हो रहा है कि भाई कोर्सेज, किसके कोर्सेज, जो जिसके थ्रू ये ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, ये फंक्शन जिस स्टूडेंट के थ्रू ये फंक्शन कॉल होगा उस स्टूडेंट के जो कोर्सेज हैं, व्हाट इज कोर्सेज, दिस थिंग, जो कि हमने यहाँ 3 एरे बनाया 3 ऑब्जेक्ट्स का, वो जो कोर्सेज है उसके ज़ीरो में, इसको 1 मिनट के लिए पढ़ें, ज़ीरो, उसके ज़ीरो में इसका एड्रेस आ जाए, सॉरी एड्रेस नहीं, इसका ऑब्जेक्ट आ जाए। रिमेंबर दिस इज़ अ डी रेफरेंस। अब डी रेफरेंस और रेफरेंस का फ़र्क मैं आपको दोबारा नहीं समझाने वाला हूँ। दिस इज़ अ डी रेफरेंस, तो एक्चुअली सी इज़ अ पॉइंटर, जो कि यहाँ पे पॉइंटर आ रहा है, इसको मैंने डी रेफर किया है कि भाई वहाँ जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो ऑब्जेक्ट इसमें पास कर दिया जाए, इसको कॉपी कर दिया जाए, बिकॉज दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट। दिस इज़ अ पॉइंटर, अभी तक मैंने जो सेलेक्ट किया, दिस इज़ अ पॉइंटर, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट। अगेन, दिस इज़ अ पॉइंटर, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट।
ठीक है। तो मैंने कोर्सेज का जो ज़ीरो है उसके अंदर ये जिस कोर्स में एनरोल हो रहा था उसका डेटा डाल दिया कि भाई ये कोर्स है जिसमें एनरोल्ड है। अब यहाँ पर ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ कोर्सेज लिखा हुआ है। अगर तो ये स्टार्टिंग कोर्स हुआ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, तो नंबर्स कोर्सेज ज़ीरो में चली जाएगी ये वैल्यू। अगर यहाँ पर ये ऑलरेडी एक कोर्स में एनरोल्ड था तो फिर कोर्सेज वन में चली जाएगी ये वैल्यू। अगर ये ऑलरेडी दो कोर्सेज में एनरोल्ड था तो कोर्सेज टू में चली जाएगी ये वैल्यू। अगर ये ऑलरेडी तीन कोर्सेज में एनरोल्ड था तो ये एल्स में आएगा ही नहीं, ये यहीं पर कह देगा कि कैन नॉट एनरोल इन मोर कोर्सेज। तो जो भी आपका लास्ट इंडेक्स है उसके उसके कोर्सेज के अंदर आपने ये कोर्स डाल दिया, एनरोल हो गए, डाटा आ गया कोर्स का स्टूडेंट के पास, और कोर्स के नंबर ऑफ कोर्सेज प्लस प्लस कर दिए स्टूडेंट के नंबर ऑफ कोर्सेज। एक था तो दो हो गए, दो थे तो तीन हो गए, जीरो थे तो एक हो गया। और आपने प्रिंट करवा दिया कि भाई दिस स्टूडेंट, जो भी इसका नाम है, हैज़ बीन एनरोल्ड इन दिस कोर्स, जो कि जिसको अटेम्प्ट किया जा रहा था पहले। दिस दिस को अटेम्प्ट हो रहा था और यहाँ पर इसकी सक्सेस नज़र आ गई आपको। ओके, नाउ मूविंग ऑन। प्रिंट डाटा के अंदर कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ जो कि आप लोगों ने आई थिंक समझ ली होगी, कि स्टूडेंट के डाटा में मैंने स्टूडेंट आईडी प्रिंट करवाई और उसके बाद मुझे स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस प्रिंट करना था। तो रादर देन कि मैं यहाँ पर अलग प्रिंट करूँ, मैंने पर्सन का प्रिंट डाटा कॉल कर लिया। तो पर्सन का प्रिंट डाटा कॉल कर लिया तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस प्रिंट कर दिया जो कि उसके पास था। तो अलग से मुझे तीनों चीज़ें नहीं लिखनी पड़ी। हाँ, अगर मैं ये वाला काम ना करता, ये ना बताता कि पर्सन की क्लास का प्रिंट डाटा कॉल करना है, अगर मैं ये काम ना लिखता तो फिर ये प्रिंट डाटा इसी को कॉल कर लेता और ये रिकर्जन हो जाती, जो कि हम नहीं चाह रहे। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ से प्रिंट डाटा पर्सन का कॉल हो और उसके बाद फिर यही ईमेल एड्रेस का आ जाए, ये चीज़ें आ जाएँ, ये चीज़ें आ जाएँ। और इसके जो कोर्सेज़ हैं वो कुछ इस तरह से प्रिंट हो। अब ये कोर्सेज जब प्रिंट हो रहे हैं ना तो यहाँ पर देखिएगा, अगर तो नंबर ऑफ कोर्सेज जीरो है, यानी कि किसी कोर्स में भी वो इनरोल नहीं है, तो नीचे प्रिंट हो जाए कि भाई ये किसी कोर्स में इनरोल नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि वो किसी कोर्स में इनरोल्ड है, यानी कि नंबर ऑफ कोर्सेज जीरो नहीं है, एक है या दो है या तीन है, तो उस सिचुएशन में ये मैंने एक लूप लगा दिया जो कि एक एक करके इनका नाम प्रिंट कर रहा है, कोर्स कोड भी प्रिंट कर रहा है और कोर्स का नाम भी प्रिंट कर रहा है। फर्स्ट कोर्स जीरो प्रिंट करेगा, उसका नाम और कोड, फिर कोर्स वन हो जाएगा, फिर कोर्स टू हो जाएगा, जितने भी हैं नंबर ऑफ कोर्सेज, और उसके बाद ये तीनों चीज़ें प्रिंट करके प्रिंट डाटा का फंक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। स्टूडेंट को अगर आप देखें तो गेट नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, सेट नंबर ऑफ कोर्सेज, ये वो चीज़ें हैं जो कि गेटर्स बने हुए हैं। और ये वो देखें जो जिस फंक्शन में हम कंफ्यूज हो रहे थे, आपको वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था, वो यही है कि भाई सिंपल सा गेटर है कि आपने इस गेट कोर्सेज, कोर्सेज सारे रिटर्न करवाने हैं, तो इसका मतलब है कि कोर्स का पॉइंटर होना चाहिए, बिकॉज कोर्सेज इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ पॉइंटर, राइट। तो ये हो गई आपकी स्टूडेंट की क्लास। क्लियर है? कुछ कमेंट्स इस पे अगर आप देना चाहें, क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं, वो तो बाद में होंगे हमारे। कोई कमेंट अगर आप इस पे देना चाहें कि इस तरह से ये हो गया या इस तरह से ये हो सकता था। ओके, चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये हो गई हमारी स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट डॉट एच पी हो गया, स्टूडेंट डॉट सी पी पी भी हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टीचर क्लास। एंड टीचर की क्लास और स्टूडेंट की क्लास में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक फ़र्क जो थोड़ा बहुत होगा वो आई थिंक एड कोर्स वगैरह में होगा, देख लेते हैं कि वो क्या है। सो इस टीचर के अंदर भी यही है कि टीचर आईडी बनेगी, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस बनेगा, नंबर ऑफ़ कोर्सेज ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे चेक रखना है कि एक टीचर दो से ज़्यादा कोर्सेज ना पढ़ाए। और इसी तरह जिस तरह स्टूडेंट में कोर्स के आपने एरे बनाया था, यहाँ पर दो का एरे बनेगा, क्योंकि एक टीचर दो कोर्सेज पढ़ा सकता है। तो ये कोर्स का एरे बना दिया, जिस तरह स्टूडेंट में तीन का एरे बना था, यहाँ पे दो का बना दिया। बिल्कुल उसी तरह टीचर के मुझे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कहीं ज़रूरत पड़ी थी, मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बिल्कुल उसी तरह, ये पर्सन की तीनों चीज़ें हैं जो सेट होंगी, नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, ये टीचर की आईडी है और ये फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस है। और फिर ऐड कोर्स का फंक्शन है, जो कि हमने ये कहा था, लिस्ट यहाँ पे बनाई हुई थी ना कि कौन कौन से फंक्शन हमें चाहिए। तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टर, गेटर, सेटर, एडिशन ऑफ अ कोर्स, रिमूवल ऑफ अ कोर्स। तो कोर्स ऐड भी कर सकता है टीचर, यानी कि अब टीचर अगर चाह रहा है कि मैं ये कोर्स पढ़ाऊँ, पहले वो कोई नहीं पढ़ा रहा, अब वो कहता है कि मैं ये कोर्स पढ़ाऊँ, तो वो एक टीचर कोर्स पढ़ा सकता है। और इसी तरह रिमूव कोर्स भी कर सकता है कि अगर वो एक कोर्स पढ़ा रहा है ऑलरेडी और वो चाह रहा है कि अब मैं ये ना पढ़ाऊँ, तो वो रिमूव कोर्स भी कर सकता है टीचर। टीचर इनरोल स्टूडेंट भी कर सकता है। आई थिंक ये चीज़ मैंने लिखी नहीं थी, ये शायद एडिशनल मैंने डाल दी है। या टीचर जो है वो स्टूडेंट को इनरोल नहीं करना चाहिए, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया था। लेकिन एक एडिशनल काम कर दिया मैंने, शायद मैं कुछ गलत समझाऊंगा असाइनमेंट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ के, बट अ टीचर कैन एनरोल ए स्टूडेंट हेयर। तो इसको अगर रिमूव कर देंगे फंक्शन को, तो ऑब्वियसली वो टीचर उस काबिल नहीं होगा।
तो एडिशनल चीज़ें अगर आप लोगों ने भी इस तरह की हैं तो दैट इज़ अ गुड थिंग, अगर एडिशनल चीज़ें की हैं आपने, बट नॉट इन अ वे कि उससे रिडंडेंसी क्रिएट हो जाए कि भाई उसकी वजह से सारे प्रोग्राम पे अफेक्ट पड़ रहा है। तो इट इज़ जस्ट अ फंक्शन कि एनरोल कर सकता है टीचर स्टूडेंट को, अगर आप चाहते हैं कि ना करें तो इसको मिटा दें, प्रोग्राम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रिंट डाटा का फंक्शन है और उसके अलावा गेट नंबर ऑफ कोर्सेज और सेट नंबर ऑफ कोर्सेज है। एग्जैक्टली तकरीबन सेम क्लास है जिस तरह की स्टूडेंट की क्लास थी। स्टूडेंट में सिर्फ इनरोल का फंक्शन था और टीचर के पास ये 3 फंक्शन है कि वो अपना कोर्स उठा भी सकता है, अपना कोर्स रिमूव भी कर सकता है और एक स्टूडेंट को इनरोल भी कर सकता है। तो जब वो स्टूडेंट को इनरोल करेगा तो ऑब्वियसली क्योंकि टीचर कर रहा है तो टीचर का कोई गर्ज नहीं है, वो सिर्फ कर रहा है स्टूडेंट को इनरोल, तो स्टूडेंट और कोर्स के ऑब्जेक्ट का गर्ज होगा। तो इस वजह से हमने स्टूडेंट और कोर्स के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर दिया है आर्ग्यूमेंट्स में। अब आते हैं टीचर डॉट सी पी पी के ऊपर। एच पी हम खोल के रखते हैं। सो टीचर डॉट सी पी पी, देयर इट इज़। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, वी ऑल नो स्टार्टिंग में टीचर कोई कोर्स नहीं पढ़ाएगा, 0 होंगे। नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सेट होगा, टीचर आईडी हमने सेट कर दी, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस हमने सेट कर दिया। ऐड कोर्स के फंक्शन को ज़रा देखते हैं। तो रिमेंबर कि ऐड कोर्स का फंक्शन एग्जैक्टली उसी तरह चल रहा होगा जिस तरह इनरोल स्टूडेंट का फंक्शन चल रहा होता है, यानी कि फंक्शन जो इनरोल स्टूडेंट हो रहा होता है उसी तरह समझें कि टीचर भी इनरोल हो रहा है, बस टीचर एज अ टीचर इनरोल होगा, स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट इनरोल होगा, कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं होगा, बस ऑब्जेक्ट्स का फ़र्क है। सो तो इसमें भी अगर आप देखें तो बिल्कुल वही आपको नज़र आ रहा होगा वाइब इसमें कि सबसे पहले मैंने कहा कि अटेम्प्टिंग टू असाइन दिस टीचर द कोर्स ऑफ दिस, यानी कि टीचर इस टीचर को ये कोर्स असाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो पहले मैंने ये चेक किया कि अगर वो टीचर ऑलरेडी 2 कोर्सेज पढ़ा रहा है तो उसको कह देंगे कि यू कैन नॉट टेक मोर कोर्सेज। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि वो 2 कोर्सेज नहीं पढ़ा रहा है, या तो 0 पढ़ा रहा है या 1 पढ़ा रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने कोर्सेज के अंदर नंबर ऑफ कोर्सेज, यानी कि वही चीज़ जो कि स्टूडेंट में की थी मैंने, यानी कि इसके 0 में, कोर्सेज के 0 में या 1 में, या बस ये 0 और 1 में ही होगा, उसमें मैंने ये ऑब्जेक्ट डाल दिया, जो ऑब्जेक्ट आपने आया था उसका ऑब्जेक्ट डाल दिया कि भाई ये कोर्स अब टीचर पढ़ा रहा है। नंबर ऑफ कोर्सेज टीचर के प्लस प्लस कर दिए मैंने, और मैंने कहा कि भाई दिस नाउ टीचेस दिस कोर्स, राइट। तो ये काम हो गया। यहाँ पर एक चीज़ मैंने मिस की है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ दूँगा ये चीज़, अगर आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं तो करें, क्योंकि अभी हम जब क्यू एक लेंगे कल तो उससे पहले आप इसको कम से कम 2-3 दफ़ा तो चला कर देख चुके होंगे होपफुली, और तब आपके जहन में ये चीज़ आनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ या क्यों नहीं हुआ। तो बस बात यही हो गई कि भाई उस टीचर के जो कोर्सेज़ हैं उस कोर्सेज़ के अंदर आपने वो ऑब्जेक्ट डाल दिया, नंबर ऑफ़ कोर्सेज टीचर के बढ़ा दिए, और हमने कह दिया कि दिस टीचर नाउ टीचेस दिस कोर्स। बिल्कुल इसी तरह रिमूव कोर्स के ऊपर अगर आते हैं तो रिमूव कोर्स इज़ अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन ऐड कोर्स, बिकॉज ऐड कोर्स में तो आपने सिर्फ ये देखना है कि एरे कहाँ तक भरा हुआ है, उसके नेक्स्ट एरे के एड्रेस के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया, दैट्स इट। लेकिन रिमूव में आपने ये नहीं देखना कि एरे कहाँ तक भरा हुआ है, आपने ये देखना है कि एरे के हर एक एलिमेंट को उठाना है और देखना है कि क्या ये वो कोर्स तो नहीं है जो कि रिमूव करना चाह रहा है टीचर। 0 पे हो सकता है वो पढ़ाओ, हो सकता है वो 1 पे पढ़ाओ, हो सकता है कि वो हो ही ना, यानी कि यहाँ पर हमें सर्चिंग लगानी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो हुआ क्या है इस रिमूव कोर्स के अंदर, रिमूव कोर्स में हमने वही किया, अटेम्प्टिंग टू रिमूव दिस फ्रॉम टीचिंग दिस कोर्स। एक मैंने वेरिएबल बनाया फाउंड, उसको मैंने असाइन कर दिया -1। ये एक तरह से चेकर मैंने लगाया है क्योंकि यहाँ पर मैं एक्चुअली वो चीज़ सर्च कर रहा हूँ। अगर तो वो चीज़ सर्च हो गई, यानी कि वो कोर्स मुझे मिल गया जो कोर्स टीचर रिमूव करना चाह रहा है, तो फिर इसकी वैल्यू -1 से हट के कुछ और हो जाएगी। अगर यहाँ पर मुझे वो वेरिएबल वो कोर्स नहीं मिलता है तो फिर ये -1 ही रहेगी, और इसी की बेस पे फिर मैं अगला काम करूँगा कि वो -1 है या नहीं है, मिली चीज़ या नहीं मिली। ठीक है काशिर वसीम, मैंने अपलोड कर दी है ये असाइनमेंट 2 का सोल्यूशन, कल ही अपलोड हो गया था। ओके सो फाउंड -1 जब मैंने किया तो उसके बाद मैंने सर्चिंग ये लगाई कि 0 से स्टार्ट करे और जितने नंबर ऑफ कोर्सेज टीचर पढ़ा रहा है वहाँ तक चले, अगर 1 पढ़ा रहा है तो 1, 2 पढ़ा रहा है तो 2, कोई नहीं पढ़ा रहा तो कोई एक दफ़ा भी ये लूप नहीं चलेगा। अच्छा अब मैंने सर्च किया कि भाई कोर्सेज आई, यानी कि जो टीचर के कोर्सेज है ना, कोर्सेज 0 होगा पहले, फिर कोर्सेज 1 होगा, कोर्सेज 0 डॉट गेट कोर्स कोड, यानी उसका कोर्स कोड जो है अगर वो इसके कोर्स कोड के बराबर है, यानी कि ऑलरेडी टीचर के पास जो कोर्सेज हैं उसके अंदर ये कोर्स है जिसको वो रिमूव करना चाह रहा है, तो फाउंड को कर दे उस इंडेक्स नंबर के बराबर, यानी कि मुझे पता लग जाएगा किस इंडेक्स नंबर पर एक्चुअली वो चीज़ है। और आई इक्वल टू नंबर ऑफ कोर्सेज एक्चुअली सिर्फ मैंने इसलिए किया है ताकि ये लूप फिर ख़त्म हो जाए। आई जब नंबर ऑफ फोर्सेज के बराबर हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये लूप नहीं चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो जब तक ये नहीं होता है तब तक ये लूप चलता रहेगा, और जैसे ही मुझे मिल जाता है तो आई इक्वल टू नंबर ऑफ कोर्सेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
तो मुझे फाउंड में ये पता लग जाएगा कि कौन से इंडेक्स नंबर के ऊपर आपका कोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। जब मुझे ये पता लग जाएगा तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि मिली चीज़ या नहीं मिली। अगर फाउंड नॉट इक्वल टू -1 है, यानी कि चीज़ मिल गई, क्योंकि अगर -1 के बराबर होती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसने वैल्यू चेंज ही नहीं की, यानी कि कोर्स नहीं मिला। तो अगर आपको नहीं मिला, यानी कि फाउंड नॉट इक्वल टू -1 फॉल्स हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ आपको मिली ही नहीं, दिस टीचर इज़ नॉट कोर्सिंग दिस कोर्स एल्स में। लेकिन अगर फाउंड -1 नहीं है, इसका मतलब है कि इसको ये चीज़ मिल गई, और अगर मिल गई तो ये एक्चुअली प्रोसीजर है रिमूवल का। और रिमूवल में क्या हो रहा है कि मैं उस चीज़ से स्टार्ट कर रहा हूँ नंबर ऑफ़ कोर्सेज तक, और फिर उसके बाद जो अगला काम हो रहा है। इस लॉजिक को समझने के लिए ज़रा एक छोटी सी एग्जांपल आप समझ लें। एग्जांपल क्या, ज़रा मेरे साथ विजुलाइज अगर आप करें तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। सो लेट्स सपोज यू हैव से 5 मोबाइल फ़ोन्स इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने 5 मोबाइल फ़ोन्स या कोई 5 चीज़ें रखी हुई हैं लाइन में, वन लेफ़्ट से राइट तक। तो लेफ़्ट पे आपके ए रखा हुआ है, फिर बी, सी, डी, ई, इस तरह ई तक आपके राइट हैंड साइड के नीचे है ई, और आपकी लेफ़्ट हैंड साइड के नीचे है ए, यानी कि वो पांचों चीज़ें आपके सामने हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपने सी रिमूव करना है, तो सी रिमूव करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सी को रिमूव कर दें। अगर आप सी को रिमूव करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ए, बी, नथिंग, डी, ई पड़ा हुआ है, जबकि हमें उस नथिंग को रिमूव करना है। ठीक है, दैट इज़ अ रिडंडेंसी, दैट इज़ एन एक्सेप्शन। ए, बी, अब सी तो आपने रिमूव कर दिया, तो उसकी जगह क्या है? तो रिमूवल एक्चुअली ऐसे होता है कि आपने रखा ए, फिर रखी बी। अगर आपने सी रिमूव करना है तो आपने सी को रिमूव किया, या बेशक आप रिमूव करें ना करें, सी को हटाकर उस सी की जगह रखें डी। इसी तरह जो डी हटा है उसकी जगह आ जाए ई, इसी तरह जो ई हटा है उसकी जगह आ जाए एफ। इस तरह ये चीज़ कब तक चलती रहे, जितनी चीज़ें आपके लिस्ट में मौजूद हैं। तो वही काम मैंने यहाँ किया है कि भाई मैं फाउंड से स्टार्ट करूँगा, यानी कि ए बी को तो छोड़ दो, उस पर तो कोई असर नहीं पड़ना, सी से काम स्टार्ट होगा। यानी कि जहाँ पर आपको वो कोर्स मिला है वहाँ से आपने चीज़ स्टार्ट करनी है, बिल्कुल एंड तक चलाना है। और आपने काम क्या करना है, आपने ये काम करना है, यानी कि जो अगली चीज़ है उसको एक पिछले इंडेक्स पर लाकर सेव कर देना है। कोर्सेज फाउंड, अगर फाउंड 3 है तो 3 पर एक्चुअली क्या चीज़ आ रही होगी, फाउंड +1, यानी कि 4 वाली चीज़ 3 पर आ जाएगी, 5 वाली चीज़ 4 पर आ जाएगी। इस तरह ये चीज़ चलती रहेगी। और एंड ऑफ द टाइम आपने नंबर ऑफ़ कोर्सेज में माइनस माइनस कर देना है, क्योंकि एक्चुअली काम यही है कि आपने नंबर ऑफ़ कोर्सेज अगर माइनस माइनस नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपके नंबर ऑफ़ कोर्सेज 2 ही रहेंगे, और एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट को एक्सेस भी कर सकेगा। तो आपने टीचर के नंबर ऑफ़ कोर्सेज भी माइनस माइनस कर दिए, और आपने लिख दिया कि दिस कोर्स इज़ नाउ रिमूव फ्रॉम दिस टीचर। ये होगी बात रिमूवल की। ऑल राइट, प्रिंट डेटा टीचर का देखें तो इट इज़ मोर और लेस द सेम एज स्टूडेंट्स प्रिंट डेटा। तो वही प्रिंट डेटा यहाँ पर पर्सन का प्रिंट डेटा आपने कॉल किया 3 चीज़ें प्रिंट करवाने के लिए, बाकी सारी चीज़ें प्रिंट हो गई। नंबर ऑफ़ कोर्सेज भी उसी तरह प्रिंट हुए हैं, अगर 0 हैं तो कुछ प्रिंट ना हो, और अगर नहीं है 0 तो फिर ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएँ। कोर्सेज आएगा, कोर्स कोड भी प्रिंट हो जाए, कोर्सेज आएगा, कोर्स नेम भी प्रिंट हो जाए। इसके अलावा आपके सामने गेटर सेटर्स नज़र आ रहे हैं आपको, एक्स्ट्राज जो हमने बनाए हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, गेट नंबर ऑफ़ कोर्सेज, सेट नंबर ऑफ़ कोर्सेज, एंड इस तरह की चीज़ें। ओके अच्छा जी, इस टीचर की क्लास भी हम देख चुके हैं। अब आ रहे हैं हम वन ऑफ द मोस्ट, बल्कि द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्लासेस ऑफ दिस असाइनमेंट। अभी तक कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट आप देना चाह रहे हैं तो दे दें। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई कमेंट आएगा मेरे पास कि ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कोड है, बिकॉज इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमने डिस्कस नहीं की हो। रिमेंबर कि अभी तक हम असाइनमेंट का 80% हिस्सा देख चुके हैं। ये चलें, कोर्सेज़ को अगर हम कॉम्प्लिकेटेड कह रहे हैं ज़्यादा, तो चलें 70% हिस्सा हम देख चुके हैं। हमने स्टूडेंट की क्लास देख ली, हमने टीचर की क्लास देख ली, हमने पर्सन की क्लास देख ली, हमने सब कुछ देख लिया, इसके सीपीपी भी देख ली है। लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो कि हम कहें कि ये मैंने पढ़ाई ना हो। यानी कि अभी तक जो असाइनमेंट थी वो असाइनमेंट कहलाने के लायक भी नहीं थी इन तीनों चीज़ों के ऊपर। ये काम तो हम करते आए हैं, ये काम आपको मैं 1000 बार सिखा भी चुका हूँ। असल मसला ये है कि जब मैं कोर्स की क्लास बनाता हूँ और उस पर जो मैंने कंडीशंस लगाई हैं, क्या आप अपनी तरफ से सीख कर उसको अचीव कर पाए हैं या नहीं। तो आते हैं इस कोर्स की क्लास के ऊपर, और कोर्स की क्लास में सबसे पहले course.h खोलता हूँ। और course.h खोलते ही स्टार्टिंग में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिसको फ़िलहाल मैं इग्नोर करवाना चाह रहा हूँ, और वही वो चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली आपको सीखनी थी। तो हम कोर्स की क्लास यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लास कोर्स स्टार्ट हुई। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ ईमेल के ऊपर राब्ते में थे उनके पास ये सोल्यूशन आ भी गया था, उन्होंने मुझसे शेयर भी किया था कि ये सोल्यूशन होता है। सो नेवरदलेस कोर्स की क्लास को अगर आप देखें और जाकर अपने असाइनमेंट में ज़रा देखें, तो कोर्स की क्लास के अंदर कोर्स का नाम होना चाहिए, कोर्स का कोड होना चाहिए, कितने स्टूडेंट्स उस कोर्स में एनरोल्ड हैं वो होने चाहिए,
और उस कोर्स का टीचर कौन है ये होना चाहिए। रिमेंबर अगेन यहाँ पे कि टीचर का नाम नहीं लिखना, सिर्फ टीचर की आईडी नहीं लिखनी, टीचर पूरा होना चाहिए, टीचर की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड में मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, मैंने ये नहीं कहा कि कौन से स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, ये होने चाहिए। अगर मैं सिर्फ लिखता है स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड तो फिर स्टूडेंट्स का डाटा आना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं रजिस्टर्ड, तो वो सिर्फ एक इंटीजर आएगा। सो इसी तरह आप देखें यहाँ पे कोर्स नेम बन गया, कोर्स कोड बन गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एनरोल्ड हैं वो बन गया, और टीचर जिस तरह से मैंने वहाँ पर कोर्सेज के बनाए थे ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पर टीचर का ऑब्जेक्ट बना दिया। बट एक मैंने यहाँ पर चीज़ चेंज की है, वो ये कि टीचर का मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने टीचर का पॉइंटर बनाया है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन कि मैंने ये क्यों बनाया है, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन वन वर्ड जो कि मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ इस असाइनमेंट में, एंड दैट इज़ नेसेसिटी। ज़रूरत पड़ी मुझे कि मुझे यहाँ पर टीचर का पॉइंटर चाहिए, रादर देन कि मैं टीचर का एक कॉपी बना लूँ ऑब्जेक्ट की। तो एक टीचर को मैंने एसोसिएट कर दिया इस कोर्स के साथ। अब इसमें फंक्शंस अगर हम देखें तो हमने कहा था कंस्ट्रक्टर्स बनेंगे, तो मुझे डिफ़ॉल्ट की भी ज़रूरत पड़ी, मुझे पैरामीटराइज की भी ज़रूरत पड़ी, मैंने दोनों बना दी है। कुछ गेटर्स की ज़रूरत पड़ी, कोर्स कोड कोर्स नेम के गेटर्स मैंने बनाए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का भी गेटर मैंने बनाया, टीचर का भी गेटर मैंने बनाया, इस चीज़ का भी गेटर मैंने बनाया। अब ये टीचर का पॉइंटर है, इस वजह से इसकी रिटर्न टाइप टीचर का पॉइंटर होगी, इसका गेटर मैंने बना दिया। सेटर्स भी हैं यहाँ पे। इसके बाद आते हैं असाइन टीचर के ऊपर। तो सॉरी, ओके देयर वाज, इसके अंदर ये नहीं था, असाइन टीचर का नहीं था, अच्छा चेंज ऑफ टीचर है, ठीक है। चेंज ऑफ टीचर, ये फंक्शन आपको नज़र आ रहा है, चेंज ऑफ टीचर कहाँ गया ये। इसके चेंज ऑफ टीचर के बजाय मैंने असाइन टीचर नाम रख दिया, बिकॉज दोज थिंग्स आर इंटरचेंजेबल। असाइन आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, चेंज आप उसके बाद कर रहे होंगे, काम एक ही हो रहा होगा। तो असाइन टीचर में आपने टीचर को जो है वो सेट करना है यहाँ पे। और इसके बाद आते हैं इनरोल है स्टूडेंट, कोर्स इनरोल कर रहा होगा एक स्टूडेंट को, तो वो फंक्शन भी आपको चाहिए। कोर्स डी इनरोल भी कर सकता है, रिमेंबर कि ये डी इनरोल ना ही टीचर कर पा रहा था ना ही स्टूडेंट कर पा रहा था, ये डी इनरोल का फंक्शन इज एक्सप्लिसिटली फॉर कोर्स। कोर्स की क्लास जो है वो किसी स्टूडेंट को डी इनरोल भी कर सकती है, यानी कि उसको रिमूव कर सकती है। तो इनरोल स्टूडेंट का फंक्शन है, डी इनरोल स्टूडेंट का फंक्शन है, ये एक फंक्शन अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल मुझे प्लस प्लस करने थे, तो रिमेंबर के स्टूडेंट की क्लास में मैंने जब प्लस प्लस करवाया था, तो चूंकि ये नंबर ऑफ कोर्सेज स्टूडेंट्स इनरोल प्राइवेट है, इस वजह से मैं स्टूडेंट की क्लास में इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा था। प्रोटेक्टेड करता तब भी यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि कोर्स और उसका कोई रिलेशन है ही नहीं स्टूडेंट का इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो जब मैं उनको एक्सेस नहीं कर पा रहा था, तो मुझे यहाँ पर इंक्रीज़ का फंक्शन पब्लिक करके अलग से बनाना पड़ा, ताकि मैं यहाँ पर आके इसको ऐड कर सकूँ। इसके अलावा आखिरी चीज़ मैंने ये कही थी कि आप प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे जो कि दो कोर्सेज़ को ऐड कर सके, इस तरह कि अगर दो कोर्सेज़ के नाम ये हैं तो असल में ये नाम हो जाए उनका, फिर अगर आईडी ये है तो ये हो जाए, और नंबर स्टूडेंट्स अगर इतने इतने इसमें इनरोल है तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इतने हो जाएं, टीचर के नाम ऐसे हो जाएं, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो ये वो ऑपरेटर ओवरलोडर है। चूँकि ये एक बाइनरी ऑपरेटर है, इस वजह से इसके अंदर आर्ग्यूमेंट में एक कोर्स का ऑब्जेक्ट भी आएगा, इसके अंदर रिटर्न टाइप इसकी कोर्स होगी, और इसके अंदर जो तीसरी चीज़, यानी कि जिन दो चीज़ों को आप प्लस करोगे उसमें से पहली चीज़ ये होगी और दूसरी चीज़ वो होगी जिसके थ्रू आप ये चीज़ प्लस करवा रहे हो, यानी कि उस चीज़ को हम दिस करके रेफ़र करेंगे रादर देन कि हम उसका कोई ऑब्जेक्ट का नाम रखें। एंड प्रिंट कोर्स का एक फंक्शन है, इस फंक्शन को प्रिंट डेटा का नाम देना चाहिए था वैसे तो, क्योंकि मैंने प्रिंट डेटा कहा था, लेकिन चूंकि ये ओवरराइड नहीं हो रहा है कहीं से, कोई इसकी पेरेंट क्लास नहीं है ना ही कोई इसकी चाइल्ड क्लास है, तो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट फंक्शन, और इसका नाम आप प्रिंट डेटा रखें या प्रिंट कोर्स रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। So now moving on to course.cpp, and there is your course.cpp, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और इसके अंदर इस चीज़ को कौन एक्सप्लेन करेगा, ज़रा मुझे बताएं क्या मतलब है इस चीज़ का, क्या सेव करवा रहा हूँ मैं टीचर के पॉइंटर के अंदर। डोंट जस्ट राइट नल पॉइंटर, टेल मी कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों एक्चुअली मैंने ये काम किया है। एनीवन? ओके, सो अभी तक मेरे पास कोई जवाब नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई आर यू गाइस स्लीपिंग और व्हाट। सो नेवरदलेस टीचर के अंदर मैंने नल पॉइंटर को सेव करवा दिया। आई एम नॉट गोइंग टू नाउ एक्सप्लेन इट बिकॉज यू आर नॉट सीम टू बी इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। सो टीचर इक्वल टू नल पॉइंटर है।
सो नेम, जब मैंने इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया तो नेम आ गया मेरे पास और कोर्स कोड मैंने इसका सेट करवा दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्वियसली स्टार्टिंग में 0 होंगे और टीचर को दोबारा मैंने नल पॉइंटर से इनिशियलाइज करवा दिया। ये एक इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने कहा था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल प्लस प्लस हो जाएगा। गेट कोर्स कोड के अंदर सिर्फ गेटर है, रिटर्न करेगा कोर्स कोड, ये गेट कोर्स नेम रिटर्न करेगा। इनरोल स्टूडेंट के फंक्शन के अंदर अगर आप देखें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलर फंक्शंस ऑफ दिस क्लास। इसमें हुआ ये है कि मैंने ये चेक किया कि जिस स्टूडेंट को आप इनरोल करना चाह रहे हैं इस कोर्स में, यानी कि जो कोर्स खुद इनरोल करना चाह रहा है जिस स्टूडेंट को, तो पहले मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि उस स्टूडेंट के नंबर ऑफ कोर्सेज 3 तो नहीं है। अगर नंबर ऑफ कोर्सेज 3 है तो फिर मैं ये प्रिंट कर दूंगा कि भाई नहीं हो सकता इसमें इनरोल, आप नहीं प्रिंट करवा सकते। लेकिन अगर ऐसा है नहीं है, यानी कि स्टूडेंट 3 इनरोल नहीं है उसके कोर्सेज, 1 है या 2 हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर मैंने अलग से कोई काम नहीं किया, मैंने इसी क्लास से स्टूडेंट की क्लास का इनरोल फंक्शन कॉल कर लिया कि इस कोर्स में इनरोल कर दें। अब ये स्टेटमेंट एक छोटी सी स्टेटमेंट है, एक बड़ी इलाबोरेट स्टेटमेंट है, आप समझ जाएंगे इसको, या आगे जाकर जब आप इसको चलाएंगे इस कोड को तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि भाई ये चीज़ कैसे काम कर रही है। इनरोल है स्टूडेंट, कोर्स अगर करेगा तो वही काम होगा जो कि स्टूडेंट के थ्रू इनरोल हो रहा था, दैट्स इट। एंड आफ्टर दैट गेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, गेटर्स हैं, सेटर्स हैं। गेट टीचर के अंदर भी वही है जो कि गेटर एक सिंपल बनता है। ऑपरेटर जो ओवरलोड हो रहा है आप इसको ज़रा देख लेंगे, बस ये आखिरी चीज़ है और इसके बाद फिर प्रिंट आ जाता है। तो ऑपरेटर ओवरलोडर में देखें जब हम रिटर्न करवाएंगे ना, रिटर्न टाइप कोर्स है, यानी कि कोई एक नया ऑब्जेक्ट इस पूरे फंक्शन में होना चाहिए जिसको मैं एंड में रिटर्न करूं, रिटर्न टेम्प करूं। और टेम्प किस तरह का होना चाहिए, कोर्स की तरह का। तो मैंने ये टेम्प बना दिया, इसको मैं शुरू में भी बना सकता हूँ, एंड में भी बना सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको आखिर में यानी यहाँ पर आके क्यों बनाया है, क्योंकि मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको सॉरी पैरामीटराइज के थ्रू इसको बनाना चाह रहा हूँ और इसके नेम और कोड को सेट करना चाह रहा हूँ। तो इसका नेम और कोड क्या होगा वो मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कि भाई इसका नेम क्या होगा कि भाई जो आपके पास पहली चीज़ है उसका कोर्स नेम, एंड जो आपके पास आर्ग्यूमेंट में आ रहा है उसका कोर्स नेम। इसी तरह कोर्स कोड क्या होगा, दिस थिंग प्लस दिस थिंग, मल्टीप्लाई 100। और ये चीज़ें क्यों आई हैं, ये इस वजह से आई हैं क्योंकि एक्चुअली 104 और 105 है, तो इसका रिजल्टेंट हो जाना चाहिए 1045, नॉट 104 प्लस 105, इस तरह नहीं है 1045। तो इस चीज़ को मैंने अचीव किया है। इसी तरह नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इनरोल्ड, अगर इसके पास 5 हैं और इसके पास 6 हैं तो दोनों मिला के 11 इसमें आ जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने की है कि इसका नाम और ये चीज़ टेम्प के अंदर स्टोर करवा दिया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सेट किए इस चीज़ से, और टीचर जो टेम्प डॉट टीचर है उसको बराबर कर दिया टीटी के। अब ये टीटी है क्या, ये जो टीचर है एक्चुअली ये जो टीटी बनाया हुआ है मैंने, इट मीन्स के दिस इज़ एक्चुअली अ पॉइंटर ऑफ टाइप टीचर, बिकॉज ये टीचर के पॉइंटर के अंदर ही सेव हो रहा है। तो ये हुआ क्या, इट इज़ अ पॉइंटर ऑफ टाइप टीचर, और ये मैंने एक डायनामिक ऑब्जेक्ट बनाया। अगर मैं चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बना सकता था, लेकिन फिर ये असाइनमेंट ना हो पाती। मैं इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बना देता, न्यू के थ्रू मुझे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, बिकॉज एक्चुअली जब मैं टीटी को असाइन करूँगा तो ये एक पॉइंटर है, इसको पॉइंटर ही चाहिए होगा, तो इस वजह से मैंने पॉइंटर डायनामिक ऑब्जेक्ट बनाया और टेम्प टीचर का नाम। और ये चीज़ मैंने डमी सेट की है, बिकॉज एक नया टीचर जब बनेगा, मैंने आपको यहाँ बता तो दिया है कि नया टीचर मिस्टर अकरम एंड मिस आयशा होंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि उन दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी अब एक हो जाएगी या उनके रेजिडेंस भी एक हो जाएगी, तो वो चीज़ें अलग हैं। इस वजह से मैंने इस चीज़ को ज़्यादा हीट पे नहीं की और ये चीज़ डमी मैंने डाल दी कि भाई ये चीज़ होगी कुछ। तो ये टीचर को भी असाइन कर दिया और रिटर्न टैम्प कर दिया, यानी कि जब आप ऐड करेंगे तो उस रिटर्न के अंदर उस कोर्स के अंदर ये चीज़ टैम्प रिटर्न हो जाएगी। इसके अलावा प्रिंट कोर्स को अगर आप देखें तो देयर इज़ नो सच थिंग जो कि आपको बतानी पड़े, कोर्स कोड है, कोर्स नेम है, ये तीनों चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। अगर टीचर नल पॉइंटर के बराबर नहीं है तो उसका गेट नेम करके प्रिंट हो जाए, अगर नल पॉइंटर के बराबर है यानी कि कोई टीचर असाइन नहीं हुआ है तो ये चीज़ प्रिंट ही ना हो। ये हो गया प्रिंट कोर्स। अब मेन फंक्शन के अंदर मैंने इन सब फंक्शंस को एक एक करके कॉल किया हुआ भी है, आप अपनी तरफ से भी कॉल कर सकते हैं। कोर्सेज के ऑब्जेक्ट्स बने हैं, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स बने हैं, टीचर के ऑब्जेक्ट्स बने हैं, उसके बाद से फंक्शन कॉलिंग हो रही है और प्रिंटिंग हो रही है। तो ये आप खुद भी जाकर चलाकर देख सकते हैं इस कोड को, इसमें जो लैकिंग्स वगैरह हैं, जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं उनको नोट कर लें, कल की क्लास में इंशाल्लाह हम वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। द टाइम इज़ अप और इसको हम चलाकर भी नहीं देख सकते एक दफ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको चलाकर भी देखेंगे, उसके QA भी करेंगे और आपके कमेंट्स भी लेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।